Good morning students. Now we continue our online classes or continue our chapter 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अभी तक हम लोगों ने चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण पढ़ा, उनका ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, प्रतिरोधकता के आधार पर पढ़ा, चालकता के आधार पर पढ़ा। तो अलग अलग तरीके से हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने अर्धचालकों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला हमने नेज अर्धचालक पढ़ा। आज हम नेज अर्धचालकों के कारण से जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम ये एक चीज ये ध्यान रखें कि किसी भी अर्धचालक के अंदर अगर हम आवेश वाहक की बात करते हैं तो आवेश वाहक के रूप में दो कह सकते हैं हम आवेश वाहक होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होता है। अगर होल की बात की जाए तो होल क्या है? होल का मतलब है खाली स्थान, रिक्तिका। ये खाली स्थान कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो उसकी जगह पर खाली स्थान या होल निर्मित होता है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर किसी तत्व ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से उसके स्थान पर प्लस आ जाता है। तो यहां पर केमिस्ट्री में प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये कहती है कि यहां भी है तो प्लस ही, लेकिन वो प्लस किसके समान व्यवहार करेगा? वो प्लस यहां पर होल के समान व्यवहार करेगा, यानी यहां पर वो प्लस होल को इंडिकेट करेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी अर्धचालक में आवेश वाहकों के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल पाए जाते हैं। अब जब हम यहां पर यह बात करते हैं कि जब हम किसी अर्धचालक को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जैसे यहां आप देख रहे हैं ये एक अर्धचालक है, इस अर्धचालक को जब हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इसका एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो जब हम एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव और एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो यहां पर पोटेंशियल क्रिएट होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा इस बैटरी की वजह से, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर आएंगे और जो होल होंगे वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आएंगे। ठीक है, होल तो किधर आ रहे हैं? ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? धनात्मक टर्मिनल की ओर। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि माना हमने एक एल लंबाई का अर्धचालक ले लिया। इस एल लंबाई के अर्धचालक को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब अर्धचालक में जो हम बात कर रहे हैं दो प्रकार के आवेश वाहक हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। तो इसका मतलब अर्धचालक के अंदर जो धारा प्रवाह होगा उस धारा प्रवाह के अंदर इन दोनों आवेश वाहकों का योगदान होगा। यानी जो धारा, कुल धारा जिस आई की हम बात कर रहे हैं वो कुल धारा आई दो आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगी। दो आवेश वाहक कौन कौन? एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होल। तो अगर मैं कुल धारा की बात करता हूं तो जब मैं कुल धारा की एक्सप्रेशन लिखूंगा किसी भी अर्धचालक में तो मैं क्या लिखूंगा? I इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण से धारा और होल के कारण से धारा। तो यानी किसी भी अर्धचालक के अंदर जब धारा की हम बात करते हैं तो उस धारा के अंदर आवेश वाहकों का योगदान होता है और आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल पाए जाते हैं। इसका मतलब कुल धारा आई ई और आई एच के योग के बराबर होती है। अब हम यहां पर क्या करते हैं? एक एल लंबाई के अर्धचालक को लेते हैं। इस एल लंबाई के अर्धचालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए, और इस अर्धचालक के सिरों पर हमने एक वी विभवांतर की बैटरी जोड़ दी है। क्या जोड़ दिया हमने? एक वी विभवांतर की बैटरी इस अर्धचालक के सिरों पर हमने जोड़ दी है। ठीक है, अब जैसे ही हम अर्धचालक के सिरों पर वी विभवांतर की बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ते ही यहां पर क्या उत्पन्न होगा? एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? ई। और इस विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा? विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए तो यहां हम लिखते हैं अर्धचालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू V बाय L। तो यह विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब आप अर्धचालक के सिरों पर वी विभवांतर की बैटरी जोड़ दोगे। अब क्या हुआ? इस विद्युत क्षेत्र के कारण से, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो आवेश वाहक हैं अर्धचालक में, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करता है और जो नेगेटिव होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गमन करता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? इस तरह से। तो इस दिशा में कौन गमन करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? होल। तो होल तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करेंगे और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन करेंगे।
ठीक है। तो इस आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करेंगे, जिससे कौन सी धारा प्रवाहित होगी, होल धारा प्रवाहित होगी। और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, जिसके कारण से कौन सी धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होगी। और इन दोनों धाराओं के कुल योग से हमें कौन सी धारा मिलेगी, आई धारा मिलेगी। ठीक है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी अर्धचालक, जैसे हमने यहां पर ये कहा कि इस अर्धचालक के अंदर होल संख्या घनत्व माना अर्धचालक में होल संख्या घनत्व NH है। अब होल संख्या घनत्व से मतलब क्या है कि एकांक आयतन में कितने होल उपस्थित हैं, यह होल संख्या घनत्व कहलाता है। तो होल संख्या घनत्व हमने क्या माना, NH। ठीक है। तो होल्स के कारण से अर्धचालक का आवेश, तो अब होल के कारण से हमें अर्धचालक का आवेश निकालना है कि होल के कारण अर्धचालक का आवेश कितना होगा। तो ये कैसे निकलता है, देखो हम क्या जानते हैं, Q इक्वल्स टू NE, यही होता है, समझते चलिएगा ध्यान से। N क्या है यहां पर, होलों की संख्या, और E क्या है, आवेश। ठीक है। तो जब हम N की बात करते हैं तो यहां पर स्मॉल NH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N/V। क्यों हुआ, क्योंकि N क्या है, कुल होलों की संख्या। देखो N है आपकी कुल होलों की संख्या, और NH क्या है, आवेशवाहक घनत्व। तो इकाई आयतन में कितने होल उपस्थित है वो NH से डिनोट होगा। तो यहां से N की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, NH इंटू V। नोट्स में थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है आपको, तो यहां इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूं, N इक्वल्स टू NH इंटू V। अब इस N की वैल्यू को उठाकर हम यहां रख देते हैं, तो यहां रखा तो क्या हुआ, देखो Q इक्वल्स टू NH इंटू V इंटू E। ठीक है। अब NH V को क्या लिखते हैं, आयतन को, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यह आयतन हो गया, इंटू आवेश E, ये हो गया आपका Q। ठीक है। तो अब यहां पर ये जो आया आपके NHALV, ये आपके अर्धचालक में होलों के कारण से कितना आवेश है या कितना आवेश उत्पन्न हुआ है उसका मान आया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, तो Q इक्वल्स टू NeAl, और E की जगह क्या आ जाएगा, -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। ठीक है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि ये तो आवेश की मात्रा हो गई। अब अगर मुझे होलों के कारण से धारा देखनी है तो होल धारा IH इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। Q की वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पर, तो L/T मिलकर क्या बना, V। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने अपवहन धारा और अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध निकाला था, I इक्वल्स टू NeAVD। ठीक है। तो ये वही चीज है कि यहां पर IH की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, NHVHAE, और इलेक्ट्रॉन के कारण से जो धारा होगी वो IE इक्वल्स टू NeVEAE। ठीक है। यह आपकी इलेक्ट्रॉन के कारण से धारा हो गई। तो जब कुल धारा निकालोगे आप लोग तो कुल धारा क्या आएगी, I इक्वल्स टू IH प्लस IE। IH कितनी आई आपकी, NHVHAE, और IE कितनी आई आपकी, NeVEAE। तो AE आपका कॉमन आ गया, तो NHVH प्लस NeVE। ठीक है। तो ये I इक्वल्स टू AE NHVH प्लस
NeVe। तो ये आपकी अर्धचालक, नेज अर्धचालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नेज अर्धचालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर मैं वापस एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम अर्धचालक की धारा की बात करेंगे तो जो अर्धचालक के अंदर धारा होती है वो हमेशा दो आवेश वाहकों के धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी होल के कारण से प्रवाहित धारा और इलेक्ट्रॉन के कारण से जो धारा प्रवाहित होगी उन दोनों का योग ही कुल धारा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोधकता। अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोधकता। अब जब हम अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू क्या जानते हो आप, रो L बाय A। यानी जो दिया गया प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां जो रो होता है वो रो क्या कहलाती है आपकी, पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, ये रो आपके पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। अब यहां पर हम ये कहते हैं ओम के नियम से क्या जानते हैं हम, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से V अपॉन I इक्वल्स टू रो L बाय A, क्योंकि दोनों R के इक्वल है तो दोनों को हमने आपस में बराबर कर दिया। अब I की वैल्यू क्या जानते हैं हम, अभी निकाली हम लोगों ने, EA NeVe NHVH, ये I की वैल्यू हो गई आपकी, यही निकाली थी इससे पहले जो हमने धारा प्रवाह निकाला था उससे। और E इक्वल्स टू क्या निकाला था हम लोगों ने, V बाय L। तो अब देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। V, इस वाली इक्वेशन को देखिएगा, इक्वेशन 3, क्योंकि I की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास में E की वैल्यू है। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो समीकरण 3 में देखें, समीकरण 3 से V के नीचे L ले जाते हैं हम लोग, तो रो बाय A I, V बाय L को तो E लिख दिया हमने, I की वैल्यू क्या है, EA NeVe NHVH रो बाय A, ये आपके E की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से मुझे निकालना क्या है, मुझे तो प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता निकालने से मतलब मुझे रो निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये रो। तो यहां से हम रो को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन E NeVe प्लस NHVH, ये आपके प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा। और यहीं से हम चालकता भी निकाल सकते हैं। चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E NeVe NHVH अपॉन, ये आपके चालकता का संबंध आ जाएगा। तो इस तरह से हम अर्धचालक के अंदर प्रतिरोधकता और चालकता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें और है कि जैसे जब हम गतिशीलता की बात करते हैं, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मोबिलिटी होती है वो होती है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो यहां पर हम इसे मोबिलिटी की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, गतिशीलता की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे देखिए, चूंकि होल गतिशीलता, जब हम होल गतिशीलता की बात करेंगे तो म्यू से डिनोट करते हैं हम इसको, तो दैट इज VH बाई E। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी होल गतिशीलता। और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की बात करेंगे तो
म्यू ई बराबर वी बाई ई, ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता आ गई। तो जब यहां पर अगर हम इसे गतिशीलता की फॉर्म में लिखते हैं तो गतिशीलता की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको देखने के लिए जो अभी हमने रो की इक्वेशन निकाली थी, रो की इक्वेशन क्या निकाली थी, ई अपॉन एन ई वी ई, सॉरी रो की जगह सिग्मा वाली इक्वेशन देखते हैं। सिग्मा वाली जो इक्वेशन निकाली थी उसमें ई एन ई वी ई एन एच वी एच अपॉन ई। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, ई तो बाहर रहेगा, एन ई वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई। चाहो तो इस वी ई अपॉन ई की जगह क्या लिख सकते हो, तो म्यू ई, ये गतिशीलता के रूप में आ गई तुम्हारे समीकरण, ये गतिशीलता के रूप में आ गए। तो चाहो तो इसे आप अपवहन वेग की फॉर्म में रहने दो और चाहो तो इसे आप गतिशीलता की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से हम यहां पर इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम गतिशीलता की बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखें कि गतिशीलता का मतलब क्या है। गतिशीलता का मतलब है कि आवेश वाहकों की गति, गतिशीलता से मीन्स क्या है, आवेश वाहक किस तरह से गति कर रहे हैं, कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो हल्का होगा वो तेज चलेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तुलना में हल्के होते हैं क्योंकि उनका द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन का 10⁻27 होता है। तो इलेक्ट्रॉन हल्के होने की वजह से तेज चलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है होल की गतिशीलता से। जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है वो होल की गतिशीलता से क्या होती है, कहीं अधिक होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपके चालकता आ गई गतिशीलता की फॉर्म में। ये आपकी जो चालकता इससे पहले हम लोगों ने निकाली थी, ये सिंपल अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है, ओके। तो ये चालक में विद्युत प्रतिरोधकता का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन सांद्रता दे रखी है 0.45 × 10⁻12, 10⁻12, ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, और होल सांद्रता दे रखी है आपको NH, ये दे रखा है आपको 5 × 10⁻20, ये दो चीजें आपको दी हुई है। आपसे पूछा गया है इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए और साथ साथ आपको क्या दे रखी है, इनकी गतिशीलता भी दी हुई है, ठीक है। ये तो जो Ne और NH था तो सांद्रता थी, गतिशीलता आपको दे रखी है जैसे 0.135, ठीक है, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। और आपको दे रखी है होल की 0.048, ठीक। और आपसे पूछा गया है विशिष्ट चालकता, तो सिग्मा पूछा है। तो सिग्मा इक्वल्स, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, शीट में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लें। यहां पर E आएगा, शीट के अंदर E प्रिंट नहीं है, तो E Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शीट के अंदर या जब आप नोट्स लिख रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लें, E Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। तो फॉर्मूले के अंदर E साथ में आएगा, ओके। अब E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻−19। Ne कितना है, 0.45 × 10⁻12। NH कितना है, 5 × 10⁻20। म्यू एच कितना है, 0.048, ठीक है। ये टोटल वैल्यूज हमारे पास में है। यहां पर एक वैल्यू लिखना भूल गए हम लोग, म्यू ई की वैल्यू लिखना भूल गए। म्यू ई, Ne म्यू ई है 0.135 प्लस NH कितना है 5 × 10⁻20 इंटू म्यू एच कितना है 0.048।
तो ये हमने सारा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। देन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 0.135 इंटू 0.45, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 0.6075 इंटू 10 की घात 12 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.048 को, तो 0.048 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.24 इंटू 10 टू पावर 20। ये आपका यहां से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 0.6075 इंटू 10⁻12, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 0.24 इंटू 10⁻20, ठीक है। अब यहां से हम ये करते हैं सबसे पहले कि 10⁻12 को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब आप 10⁻12 को बाहर निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10⁻12, तो अंदर क्या बचा 0.6075 प्लस 0.24 इंटू 10 टू पावर 8, ये बचा। अब थोड़ा समझिएगा, अगर हम इन दोनों डिजिट्स का कंपैरिजन करें, इसका और इसका, तो इसके साथ में जो पावर है वो है 10⁻8 और इसके पास कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है ये मोर ग्रेटर है इससे, ये तो स्मॉलर है, तो इस क्वांटिटी को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग भी शीट में लिख सकते हैं इसको कि 0.06075 इज वेरी 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 लेस देन 0.24 इंटू 10⁻8। तो इसे आप नगण्य मान लीजिए। तो जब आप नगण्य मानोगे तो आप सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 0.24 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। इसे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब सॉल्व आउट करने के बाद में जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू, यहां से पॉइंट रिमूव किया अपॉन 10, यहां से पॉइंट रिमूव किया अपॉन 20, ठीक है। 4 से ये 4 टाइम, 4 से ये 5 टाइम, ठीक, और 2 से ये 5 टाइम, 2 से ये 12 टाइम। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 48 अपॉन 25 इंटू, अब ये हो गया 20 इसमें से गया 10, देन ये हो गया 480 अपॉन 25, ठीक है। और जब इसे हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है हमारी, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 24 48 पॉइंट रिमूव किया अपॉन 100 आएगा, ये सॉरी 100 आएगा, है ना। तो 2 से ये 12 बार और 4 से ये 4 टाइम, ये 25 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 125। तो 125 का जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.8, ऐसा समथिंग कुछ वैल्यू आएगी आपकी 3.85 जो भी आएगी दिस वन। तो ये आपका सिग्मा आ जाएगा, मो इनवर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट होगा। तो थोड़ा सा शीट में हम फॉर्मूले के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि शीट के फॉर्मूले के अंदर ई हम लोगों ने लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे ही वो ई ऐड हो जाएगा तो वो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन है, देखिए, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम तीनों की चालक संरचनाएं समान होते हुए भी कार्बन कुचालक के समान, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के समान व्यवहार करते हैं। तो इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन की जो संरचना है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6 3s2 3p2। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे आंतरिक कोश कौन सा है, 2s, उससे थोड़ा सा बाह्य ये और उससे थोड़ा सा बाह्य ये। तो आंतरिक कोश होने की वजह से ये नाभिक के साथ में क्या होगा, प्रबलतम बंध द्वारा बंधा हुआ होगा, और प्रबलतम बंध द्वारा बंधा हुआ होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में जो कार्बन है वो किसके समान व्यवहार करेगा, कुचालक के समान। जबकि इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो जो संयोजकता कोश है वो थोड़े बाह्य कोश हैं, तो थोड़ी ऊर्जा प्रदान करने पर ही क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो परम शून्य ताप पर तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमरे के ताप या इससे अधिक ताप देने पर इलेक्ट्रॉन इन कोशों से मुक्त होगा और ये चालक के समान व्यवहार करेंगे। यानी ये दोनों चालक और कुचालक दोनों के समान व्यवहार करेंगे। इस कारण से ये क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। इस कारण से इनको हम अर्धचालक नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालकों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकृति में सबसे शुद्धतम अर्धचालक पाए जाते हैं वो नेज अर्धचालक कहलाते हैं, और शुद्धतम अवस्था में जिन अर्धचालकों की हम बात करते हैं वो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी शुद्धता के कारण से इनके अंदर एक कमी ये होती है कि इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शुद्ध है उतनी इसकी चालकता कम होती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम गाय का एकदम प्योर मिल्क निकलने के बाद में जो कच्चा दूध होता है अगर हम उसे पी लें तो वो हमें पचेगा नहीं। रीज़न, क्योंकि हमारी जो बॉडी है अब अशुद्धियों को ग्रहण करने के आदी हो चुकी है। हम लोग इम्प्योर इतनी चीज़ें खाते हैं कि अगर प्योर खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर है कि अगर प्योरेस्ट है तो प्योरेस्ट की चालकता कम होगी, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में काम में नहीं ले सकते। तो उनकी चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, और अशुद्धियों को मिलने के बाद में जो चालक बनते हैं उन्हें बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा। ओके, थैंक यू।